हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप। चल मैं हमारी 3 4 दिन हो गए जो वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। कारण ये है बच्चों, मेरी ना तबीयत खराब हो गई थी, तो इसलिए आपको वीडियो मिल नहीं पाई। और थोड़ा मैथ वाले सर भी बिजी चल रहे थे, तो सारा काम उन्हीं के ऊपर आ रखा था। ऑफलाइन बैच भी हमारा चलता है, ऑनलाइन भी चलता है, तो इसलिए आपको जो समस्या आई वीडियो ना आने के कारण, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। कोशिश करेंगे अब आगे रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहे। आज भी वैसे तबीयत खराब है, 1 हफ्ता हो गया, लेकिन वीडियो जरूर मिलेगी। अगर 1% आपको हिस्ट्री की वीडियो में गैप होता है तो मैथ्स की रेगुलर मिलती रहेगी, है ना। और जो अब हम आपको पढ़ा रहे हैं इतिहास, जैसे कि आप मध्य पाषाण काल, मैंने कहा था बड़ा टॉपिक है ये, इसका आज हम इसे खत्म कर देंगे, मध्य पाषाण काल को। और कल जो हमारी वीडियो डल जाएगी वो नव पाषाण काल पर डल जाएगी। उसके बाद फिर मैं बात करूंगा कैसे क्या चीज और आगे चलेगी। फिलहाल के लिए मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अब हम जो आपको पढ़ाना शुरू कर रहे हैं यहाँ से, वो हम आपको पढ़ा रहे हैं बिल्कुल रेलवे के, है ना। जैसे रेलवे के आपने फॉर्म देखे हैं, एनटीपीसी भी आपका फॉर्म भरा जा चुका है, ग्रुप डी के फॉर्म चल रहे हैं, और आगे भी यूपीएसआई 2026 में बताया जा रहा है कि वो भी हो जाएगा। एसएससी के भी फॉर्म है, एसएससी जीडी के फॉर्म आ रहे हैं, है ना। दिल्ली पुलिस के आएंगे। ये जो बच्चों सारे फॉर्म में बता रहा हूँ, है ना। तो मेन इन सबका ना सिलेबस लगभग लगभग सबका सेम है, जैसे मैथ, रीजनिंग और जीएस, है ना। तो हम आपको यहाँ पर इन सभी पेपर के लिए तैयार कराते चल रहे हैं। जीएस में तो चाहे एसएससी का पेपर दो, चाहे रेलवे का दो, चाहे किसी भी एग्जाम का पेपर दो, आपको जीएस खूब आराम से मिल, जो मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पर, ऐसे ही मैथ्स के लिए मिल जाएगा। पर फिलहाल आप लोग जो फोकस करें ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से आप रेलवे पे करें, तो बहुत अच्छा पेपर है। ग्रुप डी के लिए कोई बच्चा परेशान ना हो, जैसे उसमें साइंस अलग दे रखा है, जीएस अलग दे रखा है, मैथमेटिक्स अलग है, और जनरल स्टडी सॉरी रीजनिंग अलग है ना। तो रेलवे के लिए हम पूरा साइंस, जीएस और मैथमेटिक्स आपको पूरा पढ़ा देंगे यहाँ पर अच्छे से, और रीजनिंग भी हम आपको पढ़ा देंगे। तो अभी फिलहाल इस हफ्ते थोड़ा सा जो मेरी तबीयत है वो थोड़ी सी ऐसी है, धीरे धीरे सही हो जाएगी। तो आपको अगले हफ्ते से ना डेली 2 वीडियो मिलने शुरू हो जाएंगे, एक जीएस का और एक मैथमेटिक्स का डेली मिलेगा। अभी फिलहाल के लिए एक दिन मैथ एक दिन जीएस ऐसे आ रहा है आप लोगों के पास, लेकिन बहुत जल्दी हम इस पर काम कर रहे हैं। आपको मैथ और जीएस के दोनों वीडियो डेली मिलेगा, है ना। तो हमने जो आपको यहाँ पे पढ़ाना शुरू कर रहे हैं वो हम रेलवे के एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी के लिए पढ़ा रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी के लिए पढ़ा रहे हैं। रेलवे कांस्टेबल है मार्च से, वो तो अब आ ही गया है, तो जितना भी होगा आपको वहां से मिल जाएगा। इसमें हम डिस्क्रिप्टिव भी आपको पढ़ा के जाएंगे और ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। जो करंट के मुद्दे आएंगे वो करंट के मुद्दे भी हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे, और क्वेश्चंस लिखवा भी देंगे यहाँ पर, बोर्ड पे डिस्कस करेंगे करंट के मुद्दे। कुल मिलाकर अगर आप अच्छे से अच्छे ढंग से इस पेपर को तैयार करते हैं तो आप यकीन मानना इसी सिलेबस से इसी कोर्स के साथ आपका रेलवे आराम से हो जाएगा, है ना। किसी का कोई चार्ज नहीं है, ये सब में बिल्कुल फ्री में पढ़ा के हम जाएंगे आप लोगों को, और बहुत अच्छे ढंग से कोशिश करेंगे कवर कराने की। बस फिलहाल के लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होना, जो हमारी मेरी तबीयत जो खराब है उस वजह से आपको समस्या आई है 2 3 दिन, लेकिन कोशिश करते हैं आगे वो ना आए। तो मंडे से आपको 2 वीडियो मिलने शुरू हो जाएंगे, मंडे या ट्यूजडे जैसे भी ठीक रहेगा। उसके अगर नहीं भी मिल रहा तो फिलहाल मैथ तो डेली आपके पास आता ही रहेगा, और मेरी वीडियो भी धीरे धीरे आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। इससे पहले जितना मैंने आपको डाल रखा है इतिहास में, साइंस में जितना पढ़ा रखा है, रेलवे के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक, साइंस में डाल रखा है, और आपको इतिहास की वीडियो डाल रखी है, एक वीडियो इकोनॉमी की डाल रखी है, उस इकोनॉमी को मैं पूरा कर दूंगा। हाँ, जो डेवलपमेंट बैंक है वो पूरे में आपको पढ़ा दूंगा ऊपर। मैं पूरे आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो हम इस जर्नी को जो शुरू कर रहे हैं वो मेनली रेलवे को लेकर कर रहे हैं, कि जिससे आप रेलवे में खूब आराम से आए। तो जिन बच्चों ने ग्रुप डी फॉर्म भरा है, जिन्होंने एनटीपीसी भरा है, वो तैयार रहे।
और अच्छे से हमारे साथ बने रहें। आपका पेपर खूब आराम से पास हो जाएगा, मेहनत करें, दब मेहनत करें। मेरे खुद के बड़े भाई रेलवे में है, हमारे कोचिंग से बहुत सारे बच्चे रेलवे में हो रखे हैं। तो रेलवे का पैटर्न बहुत ईजी है, वो करना किस हिसाब से है सब हम आपको बताएंगे। पेपर कैसे पास करना है वो भी हम बताएंगे, टेस्ट सीरीज कैसे लगानी है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, किस हिसाब से पेपर पास होगा। ठीक है, तो रेलवे के पेपर से कोई बच्चा बिल्कुल ना डरे, आप दब करके रेलवे की तैयारी करें। जो मैथ्स वाले सर कराएंगे उसी में से मैथ्स मिलेगा आपको, ऐसे ही जो मैं जीएस कराऊंगा उसी में से जीएस मिलेगा आपको, आप लोगों को ऐसी रीजनिंग भी मिलेगी आप लोगों को। कुछ भी चीज आपको बाहर नहीं जानने वाले, आप बहुत अच्छे ढंग से इस रेलवे के पेपर को तैयार करें। जैसे मध्य पाषाण काल पे अगर मैंने आपसे बात करी थी, तो अगर आपने पढ़ा हो क्लासेस को अच्छे ढंग से देखा हो सब चीजों को। बच्चों मैं 2 मिनट बस पानी पी लूं, है ना। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने बताया रेलवे के लिए तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। जो भी बच्चे रेलवे को लेकर थोड़े बहुत ही परेशान हो वो बिल्कुल भी परेशान मत हो। अगर आप यहाँ पर अच्छे ढंग से मेरे साथ बने रहे ना, तो जो साइंस दे रखी है रेलवे में 25 नंबर की, शायद 20 नंबर की, कितने नंबर की है सर, 20 नंबर की 25 नंबर की अलग से दे रखी है साइंस ग्रुप डी में। ग्रुप डी में तो भैया मिक्स है, लेकिन पोर्शन उसका ज्यादा है साइंस। साइंस का 20 या 25 नंबर की, उसे देख के एक बार बता दूंगा मैं। आप उस साइंस को मैं पूरा पढ़ा है ना। अभी मैं आपको एक टाइम टेबल बताता हूँ, जैसे हम क्या काम करेंगे। स्टार्टिंग के 3 से 4 दिन तो हम बात करेंगे हिस्ट्री पे, है ना, हिस्ट्री पढ़े। फिर हम एक दिन में हम साइंस उठा लेंगे, एक दिन साइंस को उठा लेंगे। सैटरडे हमने साइंस कर लिया, सैटरडे या संडे हमने साइंस रख लेंगे 2 दिन। तो 2 दिन हम साइंस पढ़ेंगे और बाकी दिन हम जनरल स्टडी को पढ़ते चलेंगे। जैसे जैसे हमारा हिस्ट्री कवर होता रहेगा फिर हम पॉलिटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो 2 टॉपिक को हम आपको यहाँ पे लेके चलना स्टार्ट करते हैं। एक तो मेन साइंस है रेलवे के लिए, तो उसको तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, बाकी जो जनरल स्टडी का पोर्शन है उसको मैंने यहाँ पे शुरू करेंगे। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल आपने वीडियो देखी होगी, इसमें जो बच रहा था मध्य पाषाण काल का मैं उसे कवर करा आप लोगों को। मैं मध्य पाषाण काल में जो मैंने बात बताई थी वो ये बताया था कि हमने प्राग ऐतिहासिक काल से स्टार्ट किया था, प्राग, आद और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में मैंने आपको पूरा पाषाण काल पढ़ा दिया था पूरा, है ना। उस पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल भी बता दिया। मध्य पाषाण काल के बाद आएगा नव पाषाण काल। अब बच्चों यहीं पे चीजें आप लोगों को यहीं से मैंने क्लियर कर दी थी, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। नवपाषाण काल में ही आपको जाकर के किसका साक्ष्य मिले, कृषि के। यहाँ पे जो मैंने एक एक पॉइंट लिखे हुए हैं ना उन पे बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर में, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर के अंदर। जैसे पहला ही क्वेश्चन ये बना हुआ है पशुपालन के साक्ष्य, जो मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है। तो अब मेन मेन चीजें देखेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में, जिसमें से मैंने आपको चीजें जो कवर कराई थी उनको एक बार मैं डिस्कस कर देता। देखो, मेन चीजों पे ध्यान रखना, जो पेपर में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उनको देखना है हमें यहाँ पे। सर पानी पिला दो पहले थोड़ा सा, वही पिला दो। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको यहाँ से पढ़ाया था इस काल को संक्रमण काल भी कहते हैं, मध्य पाषाण काल। अच्छे से याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि कौन सा काल संक्रमण काल कहलाता है, तो आप बताएंगे मध्य पाषाण काल संक्रमण काल कहलाता है। अब कुछ पॉइंट मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, वो ना लिख लेना कि वो पॉइंट जो है ना वो इसमें ना मेंशन नहीं है। तो दिखवा यही सब मैंने आपको बता रखा है। बागोर, अभी बागोर और आदमगढ़, है ना, मध्य प्रदेश में है। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिलेंगे। जो मध्य पाषाण काल है और नव पाषाण काल है पूरा पाषाण काल। अब इसके बाद नव पाषाण काल पढ़ाकर एक चार्ट आएगा, फिर दोबारा पूरा, मध्य और नव का, फिर कहाँ पे आग, कहाँ आग का प्रयोग और कहाँ कृषि, ऐसे वो चार्ट बनाऊंगा कि आप देखते ही आप कोई भी उठा के देखना प्रीवियस ईयर, उसके आपको क्वेश्चन एकदम लगाते हो जाए, चाहे कोई सा भी कौन सा भी। कुछ की तो नहीं बात करता हूँ, मैक्सिमम सारा क्वेश्चन आपके कवर अप हो जाए। तो देखो लिख लें इसमें पहला पॉइंट आप लोग, ये पॉइंट है सभी बच्चे। जो मध्य पाषाण काल है
उस लिखे मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में सबसे पहला चित्र, सबसे पहला चित्र मध्य पाषाण काल का सबसे पहला चित्र मिर्जापुर के पास सोहागी घाटी से मिला है। यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों में, एक स्लाइड देख रहा हूँ, सोहागी घाटी, सोहागी घाटी मिर्जापुर के पास सोहागी घाटी से मिला है, पहला चित्र। और ये चित्र CL कार्लिल ने, CL कार्लिल, CL कार्लिल, क्या क्या प्राकेंडा ल प्राकेंडा ऊपर रहा है, EL कार्लाइल, CL कार्लाइल ने खोजा था 1867 में, 1867। ये फैक्चुअल पॉइंट है मध्य पाषाण काल के। अगर एग्जाम में आता है कि सबसे पहला चित्र मध्य पाषाण काल का सबसे पहला चित्र कहाँ से मिला है, तो मिर्जापुर की सोहागी घाटी से मिला है। शैल चित्र मतलब गुफाओं पे जो चित्रकारी होती है ना। मैं एक बार ये दिखा भी देता हूँ आपको, जो चित्रकारी ना उसको मैं एक बार दिखाता हूँ आप लोगों को, फिर जो थोड़ा ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो बच्चे तो देखो, देखो बच्चों, ये जो चित्र दिख रहे हैं ना आप, ये मिर्जापुर पड़ता है ना आपका, ये उत्तर प्रदेश में मिर्जा सोहागी घाटी। तो जो सोहागी घाटी है, सोहागी घाटी से ना ये चित्र मिले हैं मेरे को, है ना। शिकार करते हुए के चित्र हैं, धनुष बाण के चित्र हैं। तो मैंने बताया था ना परीक्षा पास्त्र यहाँ विकसित हो चुके थे, कहाँ पर, मध्य पाषाण काल पे। तो अभी लिखवा भी दूंगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर पेपर में आता है कि सबसे पहले शैल चित्र, ये भारत के नहीं विश्व के भी पहले ही थे, तो वो कहाँ से मिले हैं, मिर्जापुर की सोहागी घाटी से मिले हैं। मध्य पाषाण कालीन स्थल है ये। तो मध्य पाषाण कालीन स्थल क्या है, सोहागी घाटी कहाँ पड़ती है, मिर्जापुर में। और क्या मिला है, शैल चित्र मिला है, ये शैल चित्र ठीक दिख रहा है ये पूरा आप लोगों को ना, ठीक है। अच्छा, इन चित्रों की जो खोज की थी ना वो CL कार्लाइल ने थी, CL कार्लाइल, CL कार्लाइल यहाँ लिखा हुआ है, पीछे भी लिख दिया था मैंने, CL कार्लाइल, आप लोग नोट करते चलना, CL कार्लाइल। 1867 में सन आएगा, सन बताएंगे किसने खोजा था, वो आएगा उसका नाम बताएंगे। CL कार्लाइल बड़ा इंपोर्टेंट है, CL कार्लाइल का, है ना। तो इसने पहले जो शैल थे इसने खोजे थे 1867 में, ठीक है। उसके बाद भीमबेटका से भी शैल चित्र मिले हैं, जिसको किसने खोले थे, वाकणकर ने, वाकणकर, ये लिखवा भी रखा है मैंने आपको, वाकणकर, है ना। देखो भीमबेटका का शैल चित्र देख, इसको अगर मैं हटा देता हूँ तो 57-58 के आसपास भीमबेटका की खोज हुई है। तो पहले इन चित्रों की खोज हुई है मिर्जापुर से सोहागी घाटी से। ये भीमबेटका के चित्र देखो जरा, देख रहे हैं सही, देखो ये भीमबेटका, एक गुफा होगी, चट्टाने, चट्टान के अंदर के चित्र हैं ये। तो चट्टानों के अंदर, चट्टानों के बाहर, दोनों तरफ चित्र मिले हैं। लगभग 150 स्थानों से चित्र मिले हैं, 150 स्थानों से। तो भीमबेटका से जो गुफा चित्र मिले हैं उसकी जो खोज की थी वाकणकर ने की थी 1957 में। यहाँ पर मैं आपको वो पॉइंट बता रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। सोहागी घाटी आता है वो बता दिया, मिर्जापुर, और भीमबेटका 1957 में बता दिया, इसने वाकणकर ने खोजा था, ठीक है। उसके बाद भारत में बच्चों दक्षिणी, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था कि जो मध्य पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल में पहली वीडियो देख लेना, उसमें सब चीज बता रखी है। मध्य पाषाण काल में हमने छोटे छोटे औजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, जिसमें तक्षणी भी था। तक्षणी का मतलब होता है जैसे आप बोर नहीं करते, बोरिंग होती है ना, बोरिंग ड्रिलिंग करने वाली जो मशीन होती है, नोकीली, ऐसे जैसे मेरे मार्केट ऐसे नोकीली मशीन होती है, मतलब नोकीला सा उपकरण बना लिया, छोटा उपकरण। अब उससे क्या करते थे, चट्टानों पे कुरद के चट्टानों कुरेद कुरेद करके ना पेंटिंग बना, और जो चट्टानों पे कुरेद के पेंटिंग बनाते थे उस पेंटिंग को बोलते थे पेट्रोग्लिफ, पेट्रोग्लिफ, ध्यान लिख रहा हूं, पेट्रोग्लिफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में पूछा गया पेट्रोग्लिफ क्या था, तो मध्य पाषाण काल के ये भी चित्र थे जो
चट्टानों पर ड्रिल करके, ड्रिल यानी कि गोद करके बनाए थे उन्होंने, हथियार बना लिए, पत्थर के हथियार थे, पत्थर के हथियार बना लिए और उन पत्थर के हथियार को नोकीले बनाए, उस नोकीले से कुरेद कुरेद के चट्टानों को कुरेद कुरेद के जो चित्र बनाए उन चित्रों को बोलते थे पेट्रोग्लिफ बोलते थे। ध्यान रखेंगे। तीन चीजें बताइए, सुहागी घाटी से चित्र मिले हैं मिर्जापुर की, ठीक है, जो सीएल कार्लाइल ने खोजे थे। उसके बाद दूसरे बताया भीमबेटका से वाकणकर ने खोजे हैं, चित्र दिखाए भीमबेटका के 1957 में खोजे हैं। उसके बाद फिर बताया मैंने क्या बोलते हैं जो पेट्रोग्लिफ है, ये पेट्रोग्लिफ किससे, तक्षण, तक्षण तक्षण व्यूरिंग भी बोल देते हैं इसे, है ना, बोर करने वाली जैसे। तो तक्षणी एक छोटा उपकरण बनाया, नोकीला सा बनाया, उससे चट्टानों को कुरेदा, कुरेद करके जो चित्र बनाया उसको पेट्रोग्लिफ चित्र हमने कहा। तो तीनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद ना बच्चों, यहाँ पर अवकाश की अवधारणा भी दिखाई दी मध्य पाषाण काल में। किसकी, अवकाश की। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ तो जगह लिखा होगा इन्होंने, देखो, है ना, है ये चित्र है, ये मैंने पहले भी बताया, आपसे बताया था कि मध्य पाषाण काल बड़ा, ये क्या दिख रहा है आपको सही, एक बार बच्चा, एक बार कोई ऐसी चीज जो आपको ना दिखेगी, सही दिख रही है। देखो, इस युग में परीक्षा पात्र मिसाइल टेक्नोलॉजी का भी विकास हुआ था, जैसे मैंने अभी बताया था, आप लोगों को ना चित्र में देखा था वो धनुष बाण से मार रहे थे, तो इसी युग में हुआ था। तो यहाँ पर जो दूसरा अवकाश की अवधारणा, अवकाश मतलब जरा समझो, सीमित अवकाश होता था, सीमित अवकाश कि आदमी उस समय मध्य पाषाण काल में वो इतना ज्यादा व्यस्त रहता था अपने भोजन की तलाश में, अपने शिकार की तलाश में, और उसका जीवन विचार का पूरे दिन ही ऐसे निकल जाता था फूड गैदरिंग में, शिकार में, उस मतलब उसको रेस्ट का मिलता कहाँ को समय, जो भी थोड़ा बहुत सोता था और वो उसके लिए सोने के बाद सीधा वो खाने पे निकल जाता होगा। तो फिर भी देखो मतलब कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर फिर भी उसे ये दिखाई दिया कि यार अब थोड़ा बहुत अवकाश सारा का, जैसे उसे रेस्ट, वो जब भी रेस्ट करता होगा तो उस रेस्ट के दौरान उसने चित्रकारी को शुरू किया होगा। आप समझो ना, आप भी जब लोग खाली बैठे होते हैं तो पेन वगैरह लेकर के नहीं करने लगता, कुछ ना कुछ बना देते हैं इस तरीके से, है ना। तो वही वाली चीज, तो अवकाश की अवधारणा मध्य पाषाण काल में दिखाई दी, और जब अवकाश दिखाई दिया तो चित्र भी दिखाई दी। तो वही चित्र किस बीच में बनाए होंगे, जब ये लगता होगा थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं तो उस बीच में चित्र बना लेते होंगे, ठीक है। तो ये वाले थे। इस काल में छोटे आकार के औजार प्राप्त हुए थे, इसलिए से माइक्रोलिथिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहते हैं, माइक्रोलिथिक, मैंने पढ़ा दिया है, अब तो बीच बीच में रिविजन सा दे रहा हूँ आप लोगों को। माइक्रोलिथिक भी क्या है, औजार, ब्लेड, क्रोड, नव चित्रकार। क्रोड एक सल्ट और क्रोड दोनों बताया था। जो क्रोड होता था बड़े पत्थरों को काट करके बनाए जाते थे हथियार, और जो सल्ट होता था वो छाल, जो पत्थर होते थे उनकी एक किनारी को निकाल करके उसे और पैना कर लेते थे, उसे शल्क बोलते थे। यानी छोटे पत्थरों से शल्क बनते थे, बड़े पत्थरों से क्रोड बने, ठीक है। इस युग का मानव शिकार के साथ साथ थोड़ी बहुत जंगली खेती करने लगे, इसको भी दोबारा डिस्कस करते हैं, अभी आगे समझेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये भी बच्चों ध्यान रखना है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, इसमें इन लोगों का रुचि जानने लगी थी, मध्य पाषाण काल के लोगों की रुचि जानने लगी थी। इसलिए इन्होंने इस काल में क्या करा कि सावधान, जो मतलब कि सब दफनाते थे उस सब के साथ ये खाने पीने की चीजें रखनी शुरू उन्होंने कर दी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मृत्यु के बाद के जीवन में भी इसका रुझान बढ़ने लगा था। तो मृत्यु के पश्चात जीवन की अवधारणा है, ये कहाँ से चीजें विकसित हो गई थी, मध्य पाषाण काल से चीजें विकसित हो गई थी। इसी में, इसी के अंदर एक पॉइंट और लिखवाया था मैंने, हाँ, यहाँ पर ये वाला ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश के आजमगढ़ और राजस्थान के बागौर से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो मध्य प्रदेश का आजमगढ़, है ना, और राजस्थान का बागौर, यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले। कभी पेपर में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश के आजमगढ़ और राजस्थान के बागौर से मिले हैं। और सबसे पहला जो पशु उन्होंने पालतू बनाया वो था कुत्ता, ठीक है, ये भी मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था। उसके बाद मध्य पाषाण काल के जो औजार थे सबसे पहले सीएल कार्नाइन ने
ये मैंने बताया था। औजार किसने खोजे थे? सीएल कार्नेल ने खोजे थे। इसको आप लिख भी लेंगे, मेंशन कर लेंगे। जो चीजें वहां छूट गई थी बस उन्हें मैं नोट करके लेकर आया हूँ और वो आपको फटाफट से बता दूंगा। तो सीएल कार्लियल अभी लिखवाया था पीछे। तो मध्य पाषाण काल के अगर औजार पूछे जाते हैं किसने खोजे थे, तो वो औजार सबसे पहले सीएल कार्लियल ने खोजे थे और विंध्य क्षेत्र के पास खोजे थे 1867 में। ठीक है, प्रेक्षापात मैंने भी दिखाई दिया था, यहाँ पर इसका विकास हुआ था प्रेक्षापात का। और शिकार के साथ साथ थोड़ी बहुत जंगली खेती ये शुरू कर दी थी इन्होंने, ये भी मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जो जंगली खेती शुरू हुई थी तो यहाँ पर ना कैसे पता चला? चूल्हा मिला है और मूसल मिला है। चूल्हा मूसल शायद ये होगा यहाँ पर, मैं देखता हूँ। तो चाहिए ये है इसमें। बात दिख रहा है आप लोगों को सब? दिख रहा होगा। ये ये 1867 में सबसे पहले सीएल कार्ले ने विंध्य क्षेत्र से मध्य पाषाण के औजार खोजे थे। सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था, जिससे कार्य मदद करता था, स्लेज गाड़ियों को खींचने के भी काम आता था। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। अच्छा, एक चौपानी मांडो, ये ध्यान रखिए, चौपानी मांडो, सराय, नाहरराय, चौपानी मांडो तथा मैदा, ये तीनों ही स्थल आपके उत्तर प्रदेश में, तीनों ही तीन मध्य पाषाण मध्य गंगा घाटी में स्थित है। तो तीनों ही जो चौपानी मांडो है ना, इस चौपानी मांडो से किसके साक्ष्य मिले हैं आपको? यहाँ से मिले हैं चूल्हे के साक्ष्य। चौपानी मांडो से किसके साक्ष्य मिले हैं? चूल्हे के। तो इसको आप लिख सकते हैं, शिकार के साथ साथ जंगली खेती भी शुरू हो गई थी और यहाँ चूल्हा, मूसल, चक्की आदि के साक्ष्य मिले हैं और ये चौपानी मांडो से मिले हैं। चौपानी मांडो से मिले हैं और चौपानी मांडो प्रयागराज जिले के बेल नदी घाटी में स्थित था। चौपानी मांडो प्रयागराज जिले के बेल नदी घाटी में स्थित था। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाते हैं। हाँ, ये यहाँ पर रहेगा, यहाँ से भी आप देख सकते हैं इसे। देख अच्छे से उतार, नहीं नहीं पेपर में बहुत आ रखे हैं। सराय नाहराय से हड्डी और पत्थर के उपयोग में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है हड्डी और पत्थर, है ना। हड्डी और पत्थर दोनों के उपकरण कहाँ से मिले हैं? तो सराय नाहरराय से मिले हैं। हड्डी के भी और पत्थर के भी मिले हैं सराय नाहरराय से, और महदहा से भी मिले हैं। एक ही रेखा में 3 समाधान के साक्ष्य मिले हैं। मतलब समाधान की जो प्रथा स्टार्ट हुई है वो भी मध्य पाषाण काल से स्टार्ट हुई है। चौपानी मांडो से स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले। देखो स्थायी जीवन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्थायी जीवन अगर आता है, जब आपको चूल्हा दिखाई दे रहा है वहां पर, आप लोगों को चक्की, मूसल दिख रहे हैं, यानी चूल्हा अगर है तो लोग बाग ग्रुप बनाकर वहां पे बैठते होंगे, खाना खाते होंगे, है ना। इसी तरीके से तो स्थायी जीवन के जो साक्ष्य मिलने शुरू हुए हैं वो कहाँ से? चौपानी मांडो। कहाँ पड़ता है? प्रयागराज जिले, चौपानी मांडो। महदहा से बूचड़ खाना, गोबर, आवास के साथ साथ जुड़वा समाधान। महदहा से जुड़वा समाधान मतलब एक जगह पे 2 आदमियों को दफनाने का साक्ष्य मिला है महदहा से। ठीक है, राजस्थान के बागोर से पाषाण के साथ साथ लोह काल के उपकरण भी कुछ मिले हैं। लोह काल बताएंगे 1000 बीसी के आसपास लोह काल आएगा, उसको मैं वहां बताऊंगा लोह काल। ठीक है, अब आने वाले बस हम उसमें कुछ समय बाद आ जाएंगे। और भीमबेटका से मानव अंत्येष्टि, मतलब कि अंत्येष्टि मतलब होता है कि अंतिम जो संस्कार होता है, दाह संस्कार, भीमबेटका से उसके साक्ष्य भी आपको मिले हैं। अच्छा, यही पे ना ये ध्यान रखना, मानव कंकाल का सबसे पहला साक्ष्य प्रतापगढ़ के सराय नाहरराय व महादहा से प्राप्त हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आते पेपर में मानव कंकाल का सबसे पहला साक्ष्य तो कहां से मिला? मध्य पाषाण काल में। वो मिला है आपको महदहा से और सराय नाहरराय से।
महदहा और सराय नाहरराय। तो मानव कंकाल का सबसे पहला साक्ष्य प्रतापगढ़ के सराय नाहरराय व महदहा से प्राप्त हुए हैं। इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो लिखा उसे लिखिए ले, आप लोग एक काम करें। मानव कंकाल के सबसे ज्यादा साक्ष्य लेखिया से मिले हैं। लेखिया, लेखिया तो इसमें था शायद, लिए लो, लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप देखिए। तो बच्चों थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आपको हल्का और डिस्टर्बेंस दिख रहा होगा, है ना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। बस एक दो वीडियो के बाद आपको सब चीज बहुत अच्छे से क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी और बढ़िया से एक दो बार रिविजन कर लेना तो बढ़िया हो जाए। लेखिया ही लिखने ने लेखिया से 17 नरकंकाल मिले हैं, 17, बहुत ज्यादा। लेखिया, और लेखिया उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है आपका, सोनभद्र जिले के पास पड़ता है लेखिया। तो लेखिया से सबसे ज्यादा नरकंकाल मिले हैं, 17 नरकंकाल। अग्नि का देखो, अग्नि का जो आविष्कार था वो कहाँ पे बताया जाता, पूरा पाषाण काल में, है ना, और अग्नि का प्रयोग मध्य पाषाण काल में। ठीक है, और सबसे मैंने आपको समझा दिया, खाना पकाना, घरों के चारों तरफ खंबे गाड़ने के साक्ष्य मिले हैं, ये सब मैंने तो पढ़ा लिखा था, पहले वीडियो देखना, उसमें आपको ये सब पता चलता है। घर के चारों तरफ खंबे गाड़ने के साक्ष्य मिले हैं। पत्थर के साथ साथ हड्डियों के हथियार भी पाए गए हैं। अच्छा, पत्थर के साथ साथ हड्डियों के हथियार भी यहाँ पे मिलने स्टार्ट हो गए थे मध्य पाषाण काल में। ये इम्पोर्टेंट है, इसे देखिए। देखो देखो, सही दिख रहा है कि सबको? देखो बच्चों एक बार लिखा है, ठीक है। मध्य पाषाण काल के उत्तरवर्ती समय में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और पशुपालन के साथ साथ सर्वप्रथम आदमगढ़, औरंगाबाद मध्य प्रदेश, और बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। तो मैंने बार बार ही हो गया, बहुत बार हो गया, तो आपको समझ में आ गया होगा। पशुपालन के साक्ष्य सबसे पहले आदमगढ़ से और बागोर से मिले, है ना, ये लिखा था। और कभी आ जाए, ये आदमगढ़ कहाँ, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का औरंगाबाद। बागोर कहाँ, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा कहाँ, राजस्थान में। ये पूछे ना, इसलिए मैंने मेंशन करा है यहाँ पर जरूर। इस काल में लघु पाषाण उपकरण महाराष्ट्र के 40 गांव के निकट पाटना से मिले हैं। महाराष्ट्र से जो छोटे छोटे उपकरण है वो महाराष्ट्र के 40 गांव के निकट पाटने से मिले हैं, ये भी ध्यान रखना। इस काल के उपकरण में कैल्सिडोनिक पत्थर के थे, जो क्वाड्राइट के स्थान पर प्रयोग किए गए थे, ये ध्यान रखना। कैल्सिडोनिक बोला, कैल्सिडोनिक, कैल्सिडोनिक या कैल्सिडोनिक, ये क्वाड्राइट पत्थर के स्थान पर नया पत्थर में यूज होने लगा था मध्य पाषाण काल में। इस काल के औजार आधे से पौन इंच के होते थे, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, और हड्डियों में सींग से बनाए जाते थे, हड्डियों और सींग से। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, मैं भूल गया यहाँ पर, जो 12 सिंगा होता है, 12 सिंगा के सींग से कंठा हार मिला है। कंठा मतलब कि गले में पहनने वाला हार, भी वो भी कहाँ से मिला, मध्य पाषाण काल से मिला है। इसको मैं मेंशन करवा देता हूँ आप लोगों को। महदहा, जो महदहा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, महदहा से 12, लिख लेंगे, महदहा से 12 सिंगा के सींगों से निर्मित एक कंठाहार मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधे सीधे पेपर में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। महदहा से 12 सिंगा के सींग से निर्मित एक कंठाहार मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा अच्छा, अपना यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना किसी भी चीज को लेकर के। अगर कुछ समझ में नहीं आता, वीडियो पहले वाले को बार बार देखना, नोट करना अच्छे से, ठीक है जी। तो ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया था। राजस्थान में स्थित सांबर झील, राजस्थान में सांबर झील है, तो उसके पास से भी बहुत सारे मध्य पाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। सबसे पुराना वृक्षारोपण का साक्ष्य भी यहीं से मिला है। वृक्षारोपण का साक्ष्य आएगा तो मध्य पाषाण काल लगाएंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखें क्या है, वो भी इम्पोर्टेंट है, इसको देखिए। ये बताया था, पहली बार मृतकों को दफनाने की पद्धति मध्य पाषाण काल में आरंभ हुई थी, अर्थात लोगों ने मृतकों के प्रति सम्मान का भाव दिखाया, और यह लोग मृतकों के शवों के साथ कुछ खाने पीने का सामान भी रखते थे। अगर पेपर में आता है कि मृतकों को दफनाने की प्रथा कहाँ से शुरू हुई, मध्य पाषाण काल से, और उनके साथ ही खाने पीने की चीजें भी रखते थे। इसका मतलब यह है कि सोच रहे थे मृत्यु के बाद भी कोई जीवन होगा, उसमें भी इनका विश्वास बड़ा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इससे पता चलता है कि ये लोग मृत्यु के बाद के जीवन की परिकल्पना करने
परिकल्पना करने लगे थे। मध्य पाषाण काल में बागोर से प्राप्त पत्थर की मूर्ति जो कि स्त्री की थी, वह स्त्री की मूर्ति धर्म के विकास को दर्शाती है। बागोर से पत्थर की मूर्ति मिली है तो वो बताती है धर्म के प्रति इनका रुझान बढ़ रहा था। ठीक है। मध्य पाषाण काल में चित्रकला का भी विकास हुआ। मध्य प्रदेश का भीमबेटका, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि गुफाओं से, मतलब सभी जगह से जो मैंने चित्र दिखाए थे ना वो सभी के सब मिले हैं यहाँ से। मध्य पाषाण काल से चित्रकारी का विकास हो गया था। मैं बताता अवकाश आएगा तो उन्होंने चित्र बनाने शुरू किए थे। ठीक है। अच्छा जी, इसमें ये भी तुम्हारा हो गया, ये भी हो गया, क्या रह गया, ये सब मैंने बता दिया आप लोगों को। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मध्य पाषाण काल आपका लगभग 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 क्या पूरा खत्म हो गया। अब इसमें से कुछ नहीं बचा। मध्य पाषाण के चित्रकला में शिकार के चित्र है, सामूहिक नृत्य के हैं, संगीत, महिलाओं, गर्भवती महिला का भी चित्र है इसमें। ये सब है ना, गर्भवती महिला का चित्र है ना, शिशु को पालने का चित्र। मध्य पाषाण काल लिपि तो थी नहीं, इसलिए यहाँ लोग चित्र के माध्यम से अपने आप को व्यक्त करते थे। बताया था भाई मध्य पाषाण लिपि कहाँ से आई। लिपि तो आपकी आदि में आई है ना, प्राग आद फिर इतिहास, तो लिपि नहीं थी, तो चित्र के माध्यम से अपने आप को व्यक्त करते थे। ठीक है, ये आपका हो गया। और लास्ट है आपका औजार बनाने का। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रख लेंगे। जो मध्य पाषाण काल है ना, उसमें औजार बनाने की जो तकनीक होती है उसको फ्लूटिंग कहते थे बच्चों, फ्लूटिंग। तो ये करना है तो छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। देखो सही दिख रहा है। मध्य पाषाण काल के औजार बनाने की तकनीक फ्लूटिंग कहलाती थी। भारत में शैल चित्रों की सबसे पहले खोज 1867-68 ईस्वी में हुई है। बताया था मैंने किसने की थी, अभी बताओ। सीएल कार्लाइल ने की थी। भीमबेटका के शैल चित्र में 16 रंग का प्रयोग किया गया, परंतु सफेद लाल रंग का प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ है। सफेद और लाल रंग का प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ है, ध्यान रखना। 16 रंग, सारे प्रकृति रंग थे ये। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा मध्य पाषाण काल। अच्छा, मैं इसमें एक आध चीज और देख लेता हूँ, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर मुझे कुछ लगता है तो मैं बता देता हूँ आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। लगभग तो पूरा हो गया वैसे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हो गया। बस इसमें एक दो पॉइंट और है, ध्यान रखना कि एक समाधान से 3 कंकाल दमदमा से मिले। कभी पेपर में आए कि एक समाधान में 3 कंकाल एक साथ दफना रखे, कहाँ से मिला, तो दमदमा से। कहाँ से, दमदमा से। और हड्डी से निर्मित जो औजार मिले हैं वो आपके सराय नाहर और महदा से मिले। ये मैंने लिखवा भी दिया, फिर मैं एक बार आपसे है ना आपको बोल भी जाएगा, है ना। तो इसका ध्यान रखना, आप लोग गलत नहीं समझो। हाँ, सराय नाहराय से हड्डी के उपकरण भी मिले और पत्थर के भी मिले हैं। महदा और सराय नाहराय दोनों से मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ कुल मिलाकर आपका सारा हो गया। मानव कंकाल को दफनाने की प्रक्रिया यहीं से शुरू हुई है, मध्य पाषाण काल से हुई है। ठीक है, दमदमा से एक समाधान में 3 कंकाल भी मिले हैं और 5 समाधान में जुड़वा, मतलब कि जुड़वा कंकाल मिले। 5 समाधान है जुड़वा कंकाल, एक समाधान ऐसे जैसे 3 कंकाल मिलेंगे। एक समाधान में 3 कंकाल दमदमा से लगाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो ये सब हो गया आप लोगों का। 12 सिंगा हो गया। हड्डी प्लस पत्थर के उपकरण महदा सराय नाहराय से मिले हैं, ये बता था। महदा सराय नाहराय से हड्डी और पत्थर के उपकरण मिले हैं। 12 सिंगा भी समझा दिया। कुल मिलाकर मध्य पाषाण काल में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। कुत्ता सबसे पहले पशु बनाया, पालतू। उसके बाद अग्नि का प्रयोग यहाँ शुरू हो गया। तीसरा, मानव कंकाल के जो कंकाल के साक्ष्य मिलने शुरू हुए। फिर मानव कंकाल के साथ पशुओं को भी दफनाना, मतलब कि उसकी जरूरतों की चीजों को दफनाना शुरू किया। कुत्ता पालतू पशु बनाया। ठीक है, स्थायी जीवन के साक्ष्य मिलने शुरू हुए। शैल चित्र मिलने शुरू हुए। जो सुहागी घाटी मिर्जापुर बताया, भीमबेटका बताया, वहां से 12 सिंगा के एक सिंह का कंठा हार मिला है मध्य पाषाण काल से ही। और लोगों का जीवन जब स्थायी की तरफ शुरू हो गया तब लोगों ने एंटिल मारनी स्टार्ट करी है नव पाषाण काल में। तो हम पढ़ेंगे नव पाषाण काल, और यही हम पढ़ेंगे कैसे मनुष्य खेती पे आ जाएगा। देखो मैक्सिमम चीजें तो आ चुकी हैं उसके बाद, अब वो आ जाएगा खेती पे। तो आप यकीन मानना, अगर ये आप मेरे जो हिस्ट्री के वीडियोज है वो सारे देखे होंगे ढंग से ना, तो आपको एक क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। इन्हें नव पाषाण कराने के बाद एक मैं चार्ट डेवलप करवाऊंगा और उसके बाद फिर मैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा। यहाँ पे 35-30 क्वेश्चन जो होंगे हर पेपर में जो आए होंगे, फिर देखना आप फटाफट फटाफट कैसे होते वो
चले जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपके साथ किसमें, नव पाषाण काल के साथ। ठीक है बच्चों, हरे कृष्णा, पढ़ते रहे अच्छे से, है ना। और जो आपको प्रॉब्लम हुई है वीडियो ना आने की वजह से, अब वो कोशिश हम करेंगे कि ऐसा ना हो। आप हमारे साथ बने रहें, लगे रहें, है ना। खूब अच्छे से मेहनत करें, पक्का पेपर पास होगा। आपको दिख भी रहा हुआ है तबियत वाकई में बहुत खराब थी, इसलिए हम डाल नहीं पाए वीडियो। ठीक है, चलो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। नव पाषाण काल पे एंट्री करते हैं। हरे कृष्ण, मध्य पाषाण का पूरा हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, कुछ बचेगा तो उसको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कवर कर लेंगे। ठीक है ना, चलो, हरे कृष्ण।